हेलो दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि आज से हम लोग छत्तीसगढ़ का प्राचीन इतिहास शुरू करने वाले हैं और शुरू कर दिए हैं। और मैं आप लोग को ये बताना चाहूँगा कि मैं आपको छत्तीसगढ़ के सारे जो चैप्टर है मैं आपको पूरा पढ़ाऊँगा, वो भी फ्री में पढ़ाऊँगा। और ये स्टार्ट टू एंड रहेगा, ये वीडियो सबके लिए, सब देख सकते हैं। ठीक है, तो चलो हम लोग आज से इतिहास स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि इतिहास का मतलब क्या होता है। इतिहास मतलब क्या होता है, जो भी मतलब प्राचीन काल में जो भी घटनाएं घट चुकी है या जो भी पास्ट में जो भी घटनाएं घट चुकी है उसी का वर्तमान में अध्ययन करना ही इतिहास कहा जाता है। ठीक है, और हेरोडेट्स को इतिहास का पिता माना जाता है। जो हेरोडेट्स हैं उनको इतिहास का पिता माना जाता है। इतिहास को हम लोग सुविधा की दृष्टि से हम लोग इतिहास को 3 भागों में बांट चुके हैं। जैसा है, पहला है प्रागैतिहासिक काल, दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल, तीसरा ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल इतिहास के उस कालखंड को कहा जाता है जिसमें केवल अपने को पत्थर के औजार मिले हैं, इसके अलावा अपने को कुछ प्राप्त नहीं हुआ है, अपने को कोई भी लिपि नहीं मिली है। ठीक है, तो इसी को अपन प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। अब दूसरा हम लोग देखते हैं आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल इतिहास के उस कालखंड को कहते हैं जिसमें अपने को पूरा तात्विक स्रोत भी मिले हैं और अपने को साहित्यिक स्रोत भी मिला है। ठीक है, और साहित्यिक स्रोत जो भी मिला है लेकिन अभी तक उसको पढ़ा नहीं जा चुका है, पढ़ा नहीं गया है। ठीक है, इसी को अपन आद्य ऐतिहासिक काल बोलते हैं। और ऐतिहासिक काल इतिहास के उस कालखंड को बोला जाता है जिसमें अपने को पूरा तात्विक और लिखित साक्ष्य दोनों प्राप्त हुए और लिखित साक्ष्य को पढ़ा भी जा चुका है। ठीक है, प्रागैतिहासिक काल। अब अपन छत्तीसगढ़ के प्रागैतिहासिक काल के बारे में जानने स्टार्ट करते हैं, क्योंकि अपने को छत्तीसगढ़ पढ़ना है। तो भारत के इतिहास पढ़ने मैं आपको भारत के वीडियो श्रृंखला में बताऊंगा, लेकिन अभी अपन छत्तीसगढ़ का वीडियो श्रृंखला देख रहे हैं तो अपन अभी छत्तीसगढ़ का इतिहास पे फोकस करते हैं। ठीक है, तो अपन सुविधा की दृष्टि से प्रागैतिहासिक काल को फिर 4 भागों में और बांटे हैं। पहला है पूर्व पाषाण काल, दूसरा है मध्य पाषाण काल, तीसरा उत्तर पाषाण काल, चौथा है नव पाषाण काल। ठीक है, तो अपन देखते हैं कि छत्तीसगढ़ में जो पूर्व पाषाण काल के मतलब क्या क्या उपकरण अपने को छत्तीसगढ़ से प्राप्त हुए हैं और कहाँ पे प्राप्त हुए हैं और क्या चीज़ प्राप्त हुए हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी प्रॉब्लम रहेगा तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, उसका ज़रूर सॉल्यूशन निकाला जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले अपन पूर्व पाषाण काल में क्या देखेंगे कि छत्तीसगढ़ में पूर्व पाषाण काल स्थल कहाँ कहाँ पे। तो मैं आपको बता दूं, छत्तीसगढ़ में जो पूर्व पाषाण काल स्थल है महानदी घाटी है और सिंघनपुर की गुफा है। और ये दोनों प्लेस कहाँ पे पड़ते हैं, ये दोनों प्लेस रायगढ़ में पड़ते हैं। कहाँ पढ़ते हैं, रायगढ़ में पढ़ते हैं। अब देखते हैं कि ये जो पूर्व पाषाण काल है इसके अपने को साक्ष्य कहाँ कहाँ पे मिले हैं। तो पूर्व पाषाण काल के साक्ष्य अपने को मिले कहाँ कहाँ पे मिले हैं। तो अपने को पूर्व पाषाण काल के जो साक्ष्य है उसमें क्या क्या मिले हैं। तो अपने को सबसे पहले देखना है कि इसमें पत्थर के हस्तचलित कुदाल मिला है। ठीक है, क्या मिला है, पत्थर के हस्तचलित कुदाल मिला है। ठीक है, और क्या क्या मिला है, लघु पाषाण उपकरण मिला है। और अपन पूर्व पाषाण काल में कुछ और भी ऐसे जगह हैं जहाँ से अपने को पूर्व पाषाण काल के अवशेष मिले हैं, तो भी स्थल देख लेते हैं। इसमें क्या है, बोतलदा, छापामारा, भंवरखोल, गीधा, सोनबरसा। क्या क्या है, बोतलदा, छापामारा, भंवरखोल, गीधा, सोनबरसा। याद करते जाइए, याद हो जाएगा। इसका सिर्फ एक ही तरीका याद करने का। ठीक है, ट्रिक आगे बताते जाऊँगा मैं कैसे कैसे का याद करना है। लेकिन सबसे पहले आप लोग देखिए क्या है, बोतलदा, छापामारा, भंवरखोल, गीधा, सोनबसेरा। ये अपने छत्तीसगढ़ के पूर्व पाषाण काल के क्षेत्र है। ठीक है, मध्य पाषाण काल इतिहास के उस कालखंड को कहते हैं कि जिस काल में मनुष्य जो था वो पशु को पालतू बनाना मनुष्य को तो मध्य पाषाण काल में क्या हुआ था, जो मनुष्य था वो जो जानवरों को पालतू बनाना सीख चुका था। ठीक है, तो अपन छत्तीसगढ़ में मध्य पाषाण काल के कहाँ कहाँ पे क्या क्या साक्ष्य मिले हैं। तो छत्तीसगढ़ में जो मध्यकालीन पाषाण युग का जो साक्ष्य मिला है वो कबड़ा पहाड़ से मिला। जो कबड़ा पहाड़ कहाँ पड़ता है, कबड़ा पहाड़ रायगढ़ में पड़ता है। और यहाँ पे क्या क्या साक्ष्य मिले हैं, तो यहाँ पे घड़ियाल मिला है, लाल रंग की छिपकली मिली है, कुल्हाड़ी मिले हैं और लंबे फलक वाले औजार मिले हैं। क्या क्या मिले हैं, घड़ियाल मिला है, लाल रंग की छिपकली मिली है, कुल्हाड़ी मिले हैं, लंबे फलक वाले औजार मिले। ठीक है, और इसमें कुछ और अन्य स्थल भी हैं जो बस्तर साइड में पड़ते हैं, उसको भी देख लीजिए एक बार। इसमें है राजपुर है, भातेवाड़ा है, कालीपुर है और आदि। ठीक है,
और उत्तर पाषाण किस काल को बोलते हैं? जो मध्य पाषाण काल और नव पाषाण के बीच के जो काल रहते हैं उसको उत्तर पाषाण काल बोलते हैं। किसको? मध्य पाषाण काल और नव पाषाण के काल के बीच का जो कालखंड है उसको अपन उत्तर पाषाण काल कहते हैं। तो छत्तीसगढ़ में उत्तर पाषाण काल कहाँ कहाँ पे है, क्या और क्या क्या मिल, इसको देख लेते हैं। तो छत्तीसगढ़ में जो उत्तर पाषाण काल है, वो उत्तर पाषाण काल जो स्थल है वो आपको धनपुर मिला है। धनपुर कहाँ पड़ता है? बिलासपुर में पड़ता है। और कहाँ मिला है? महानदी घाटी, ये कहाँ पड़ता है? रायगढ़ में पड़ता है। तो इसमें अपने को क्या क्या मिला है? सीढ़ी नुमा मानव की आकृति प्राप्त हुई है। क्या प्राप्त हुई है? सीढ़ी नुमा मानव की आकृति प्राप्त हुई है। ठीक है। अब इसके बाद नव पाषाण काल होता है। नव पाषाण काल इतिहास के उस कालखंड को कहा जाता है जिसमें मानव जाति जो थी कृषि करना स्टार्ट कर चुकी थी। तो इसमें अपने को सबसे पहले देखना है कि छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ में नव पाषाण कालीन जो स्थल है वो कहाँ कहाँ पे मिले। तो इसमें आपको मिल जाएगा दुर्ग है, दुर्ग में अर्जुनी है, फिर चितवा डोंगरी कहाँ पड़ता है? रायगढ़ में पड़ता है। यहाँ से क्या मिला? हथौड़े मिला है। हथौड़े या कहीं कहीं पे लिखा हुआ है छिद्रित धन औजार प्राप्त हुआ है। छिद्रित धन औजार प्राप्त हुआ है। ठीक है। और तथा और जो नौ पाषाण काल है, इसमें आपको बालोद मार्ग में लोहे के उपकरण भी प्राप्त हुए हैं। बालोद मार्ग में लोहे के उपकरण भी प्राप्त हुए। फिर इसके बाद अपना कहा जाता है पाषाण घेरे का मतलब क्या आता है? जो बड़े बड़े जो मतलब पत्थर के घेरा बना देते थे, या 100 को ऊपर जो 100 को पत्थरों को 100 के ऊपर 100 को पत्थरों से ढक दिया जाता था, उसको अपन पाषाण घेरे कहते हैं। तो पाषाण घेरे कहाँ कहाँ मिले हैं? तो उसके जो जगह हैं उसमें करी बदर है, सोरर है, चिरचिरारी, ये तीनों जगह कहाँ पड़ते हैं? बालोद में पड़ते हैं। सबसे और एक इम्पॉर्टेंट तथ्य ये है कि महापाषाण काल स्मारक प्राप्त हुए। जो 500 महापाषाण काल स्मारक प्राप्त हो, कहाँ से मिले? धनोरा बालोद से मिले। कहाँ से मिले? धनोरा बालोद से मिले। कहाँ से मिले? धनोरा बालोद से मिले। 500 महापाषाण घेरे स्मारक जो प्राप्त हुए वो कहाँ से मिले? धनोरा बालोद से मिले हैं। कारका भाटा क्षेत्र जो अपना बालोद में पड़ता है, उसमें लोहे के औजार एवं मृत भांड मिले हैं। लोहे के औजार एवं मृत भांड मिले हैं। ठीक है। और जो गडन घोड़ा करके कोंडा गांव में एक क्षेत्र पड़ता है, एक स्थल प्राप्त हुआ है, वहाँ से अपने को लौह पात्र मिले हैं। और एक चीज़ नोट करके आप लोग देख लीजिए, इसमें क्या रहता है कि समाधियों को महापाषाण में पट्टतुम्ब या डॉल्मेन भी कहते हैं। ठीक है। जो समाधि थी उसको महापाषाण में पट्टतुम्ब या डॉल्मेन भी कहा जाता है। समाधियों को महापाषाण में पट्टतुम्ब या डॉल्मेन भी कहा जाता है। समाधियों को महापाषाण काल में पट्टतुम्ब या डॉल्मेन भी कहा जाता है। ये अपना पहला वीडियो सीरीज है, तो कुछ भी गलती वलती रहेगी तो उसको माइनर कीजिएगा, अपना सुझाव दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, उसको सुधारने की पूरी प्रयास की जाएगी। और इसका ये जो बुक है, इसका जो नोट्स है आपको निःशुल्क टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है। इस बात का आप लोग विशेष ध्यान रखें। फिर आपको मैं कुछ और अन्य फैक्ट बताता हूँ जो अपने को वन लाइनर के रूप में ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो अपने को सबसे पहले पूछ सकते हैं कि जो चमकते हुए जो शैल चित्र है, शैल चित्र मतलब जो दीवारों के ऊपर जो चित्र उत्र बनाते थे उसको अपन शैल चित्र बोलते हैं। तो शैल चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ है? जो चमकते हुए शैल चित्र जो प्राप्त हुए हैं वो खैरपुर रायगढ़ से प्राप्त हुए। कहाँ से प्राप्त हुए हैं? खैरपुर रायगढ़ से प्राप्त हुए। कहाँ से प्राप्त हुए हैं? खैरपुर रायगढ़ से प्राप्त हुए। क्या प्राप्त हुए? चमकते हुए शैलचित्र। चमकते हुए शैलचित्र कहाँ से प्राप्त हुए हैं? खैरपुर रायगढ़ से प्राप्त हुए। ठीक है। और रायगढ़ जिलों में सर्वाधिक शैलचित्र प्राप्त हुए, इसलिए इसको सैलसरा जिला कहा गया। रायगढ़ जिले में सर्वाधिक शैलचित्र प्राप्त हुए, इसलिए अपने को सैलसरा जिला कहा गया है। ठीक है। अब जो सिंघनपुर जो गुफा थी, सिंघनपुर की जो गुफा है वहाँ पे अपने को चीनी ड्रैगन का भी चित्र प्राप्त हुआ है। सिंघनपुर की जो गुफा है वहाँ से अपने को चीनी ड्रैगन का चित्र प्राप्त हुआ। सिंघनपुर की गुफा से अपने को चीनी ड्रैगन का चित्र प्राप्त हुआ है। सिंघनपुर की गुफा से अपने को चीनी ड्रैगन का चित्र प्राप्त हुआ है। ठीक है। और सिंघनपुर के गुफा का जो दिशा है वो क्या है? दक्षिण साइड है, दक्षिण मुखी है। सिंघनपुर की जो गुफा है वो किस साइड है? वो दक्षिण मुखी है। सिंघनपुर की गुफा है वो दक्षिण मुखी। ठीक है। एक नोट करके आप लोग देख लीजिए, राजनांदगांव के चितवा डोंगरी शैलाश्रयों की खोज श्री भगवान दास सिंह बघेल एवं रमेंद्र नाथ मिश्र ने किया था। ठीक है। तो जो
जो राजनांदगांव के जो चितवा डोंगरी में जो भी शैलचित्र प्राप्त हुए हैं उसकी जो खोज की थी वो बघेल और रमेंद्रनाथ मिश्र ने की थी। आप लोगों को मैं बता दूं, ये अभी जो हाल ही CGPSC का जो एग्ज़ाम हुआ था 2020 में, इसमें ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। और इसमें कुछ और अलग अलग फैक्ट हैं जो जनरली हर बुक में मतलब मिल जाते हैं, तो मैं उसको इसमें काउंट नहीं किया हूँ। अगर आप लोग बोलोगे तो मैं उसको अपने टेलीग्राम चैनल में उसको ऐड कर दूँगा, आप लोग वहाँ से उसको सॉफ्ट कॉपी पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब छत्तीसगढ़ में जो आद्य ऐतिहासिक काल है, आद्य ऐतिहासिक काल में सिंधु घाटी सभ्यता है, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता आद्य ऐतिहासिक काल में, जैसे मैंने आपको बताया, इसमें अपने को पूरा तात्विक साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं और लिखित साक्ष्य भी प्राप्त हुए, लेकिन जो लिखित साक्ष्य उसको अभी तक पढ़ा नहीं गया है, ठीक है। तो इसमें अपने को क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी, तो अपने छत्तीसगढ़ में सिंधु घाटी सभ्यता की कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं है, इतना तो पता है, ठीक है। अब जो ऐतिहासिक काल, इतिहास उस कालखंड को कहते हैं कि जिस काल में अपने को लिखित और पुरातात्विक साक्ष्य दोनों प्राप्त हुआ है और जो लिखित साक्ष्य उसको पढ़ा गया, ठीक है। तो अपना ऐतिहासिक काल में इसमें दो कालखंड में डिवाइड होता है, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल, ठीक है। तो ऋग्वैदिक काल है, उस काल में छत्तीसगढ़ के कोई भी साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है, ठीक है। और अपने को उत्तर वैदिक काल में कुछ साक्ष्य प्राप्त हुए जिसको अपन देख लेते हैं। जो कौशितकी उपनिषद है, कौशितकी जो उपनिषद, उसमें विंध्य पर्वत तथा नर्मदा नदी का उल्लेख मिलता है। जो कौशिकी उपनिषद है, उत्तर वैदिक काल में कौशिकी उपनिषद था, उसमें अपने को विंध्य पर्वत और नर्मदा नदी का उल्लेख मिलता है तथा उसमें नर्मदा नदी को रेवा नदी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। विंध्य पर्वत और नर्मदा नदी का उल्लेख मिलता है तथा नर्मदा नदी को रेवा नदी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। पुराणों में कान्हार को रेणु नदी कहा गया है, ठीक है। ये सब जो क्वेश्चन है वन लाइनर फैक्ट में आ सकते हैं, कथन और निष्कर्ष में आजकल को पैटर्न बदल गया, तो मुझे कुछ इम्पोर्टेंट लगा तो मैं इसमें ऐड कर दिया हूँ ताकि आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन ना छूटे, ठीक है। पुराणों में कान्हार नदी को रेणु नदी कहा गया है, पुराणों में कान्हार नदी को रेणु नदी कहा गया, पुराणों में कान्हार नदी को रेणु नदी कहा गया, ठीक है। और वायु पुराण में महानदी को नीलोत्पला कहा गया, ठीक है। वायु पुराण में महानदी को नीलोत्पला कहा गया, वायु पुराण में महानदी काल को नीलोत्पला कहा गया, ठीक है। फिर इसके बाद अपन छत्तीसगढ़ का रामायण काल देख लेते हैं। रामायण काल, ठीक है। छत्तीसगढ़ का जो रामायण काल में इसका जो है, इस काल में छत्तीसगढ़ का नाम दक्षिण कौशल था। जो रामायण काल में जो छत्तीसगढ़ था उसका नाम दक्षिण कौशल था। जैसा कि आप लोगों को पता है कि कौशल जो एक 16 महाजनपद में से एक था, ठीक है। तो इसकी जो राजधानी थी कुशस्थली थी। जो कौशल की जो राजधानी थी, जो दक्षिण कौशल की जो राजधानी थी कुशस्थली थी। और छत्तीसगढ़ की जो प्राचीन भाषा थी वो क्या थी, कौशली थी। छत्तीसगढ़ की प्राचीन भाषा ये थी क्या, कौशली थी। याद रखिएगा, PSC 2014 में वाला क्वेश्चन पूछा गया, छत्तीसगढ़ की प्राचीन भाषा क्या थी, तो अपन इसमें कौशली करेंगे, ठीक है। और जैसे कि उत्तर में कौशल की राजधानी, अगर मैं ऐसे मान लूँ कि ये कौशल एक पार्ट है, इसको मैं मान लूँ एकदम नॉर्थ, तो उत्तर में जो कौशल की राजधानी रहेगी इसको अपन साकेत या अयोध्या बोलते हैं, साकेत या अयोध्या बोलते थे। दक्षिण में जो थी इसको अपन कुशस्थली बोलते थे, ठीक है। जो कौशल जो था उसको दो भाग में बांटेंगे, तो उसमें जो उत्तर की राजधानी थी वो साकेत थी और जो दक्षिण की राजधानी थी उसको कुशस्थली बोलते, क्योंकि भगवान राम ने जो दक्षिण कौशल था उसको दो भाग में बांटा। अगर मैं इसको फिर से दो भाग में बांट दूँ तो ये अपना उत्तर बन जाएगा, ये अपना दक्षिण बन जाएगा, ठीक है। तो उत्तर का जो क्षेत्र था वो लव को मिला था और जो दक्षिण का क्षेत्र था वो कुश को मिला था। तो जो दक्षिण का जो क्षेत्र जो कुश है, तो इसकी राजधानी अपने को कुशस्थली है, कुशस्थली। और जो उत्तर की राजधानी रहेगी उसको अपन श्रावस्ती बोलते हैं, श्रावस्ती, ठीक है। क्लियर, नो डाउट। थोड़ा सा इसमें ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये अलग अलग बुक में अलग अलग मिलता है, थोड़ी सी कंट्रोवर्सी देखने को मिलेगी, आप इसमें समझ सकते हैं। पहले अपन महाकौशल को दो भाग में बांटे तो उसमें दो चीज़ मिलेगा अपने को, उत्तर और दक्षिण।
तो उत्तर में जो रहेगा उसकी राजधानी साकेत थी, अयोध्या थी, और जो दक्षिण में राजधानी थी उसकी राजधानी कुशस्थली था। चूँकि भगवान राम ने अपने अंतिम दिनों में अपने राज्य को 2 भागों में बांटा था, जिसमें उत्तर का राज्य लव को मिला था और दक्षिण का राज्य कुश को मिला था। जो लव की जो राजधानी थी, लव की राजधानी श्रावस्ती थी और कुश की राजधानी कुशस्थली थी। ठीक है, क्लियर, नो डाउट। ठीक है, और मैं आप लोगों को बता दूं, ये कुछ फैक्ट है। जो फूलवासन जो गीत है वो रामायण काल से संबंधित है, और रामायण काल में दंडकारण्य का वर्णन मिलता है, दंडकारण्य का उल्लेख किया मिलता है। ठीक है, रामायण में दंडकारण्य का उल्लेख मिलता है। स्थल, अपन रामायण कालीन कुछ स्थल देखते, जैसे सरगुजा है। सरगुजा में किष्किंधा पर्वत है और सीता कुंड है और हाथी खो है। ठीक है, और लक्ष्मण बेगड़ा, रायगढ़ और सीता बेगड़ा स्थल करके मिले हैं। और रायगढ़ में है राम झरना, और खरोद में जांजगीर चांपा जहाँ पे खरदूषण का वध हुआ था। तुरतुड़िया आश्रम जो महासमुंद में है। वाल्मीकि का आश्रम जो लव कुश की जन्मस्थली, और पंचवटी काकेर सीताहरण है। मैं आप लोगों को बता दूं, इसका जो मैप है मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में डालूंगा, तो आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन करके मैप को और वीडियो को साथ साथ पढ़ेंगे तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही ना, आगे और नेक्स्ट वीडियो बना के अपलोड किया जाएगा। ठीक है, ये जो आपको जो कंटेंट है, ये एक बुक का कंटेंट नहीं है, 4-5 बुक के कॉम्बिनेशन से बनाया गया है। तो एक बार आप लोग ज़रूर पढ़ें और इसको उन लोगों तक ज़रूर पहुंचा दें जिन लोगों ने कोचिंग नहीं किया है।